अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोरोना वायरस के असरात के साथ मैं हूं कौकब फारूकी और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे बहुत ही मेन इश्यूज हैं और इस हवाले से हम जो है अवेयरनेस भी आपको पहुंचाएंगे। हमने ये देखा है कि कोरोना के जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एक गरीब इंसान जो है उसकी पहुंच से काफ़ी दूर है। एक गरीब इंसान जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और अगर कोरोना के सिम्टम्स के अंदर आ जाते हैं और अगर डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आप कोरोना का टेस्ट कराओ, तो वो बेचारा टेस्ट नहीं करवा सकता क्योंकि उसके पास इतने पैसे मौजूद नहीं होते। क्या वजह है? क्यों इस तरह का एक्सपेंसिव टेस्ट किया गया है? क्यों पैसे बनाए जा रहे हैं? क्या इसको फ्री नहीं कर सकते या कुछ कंसेशन नहीं मिल सकता? इस पर भी हम बात करेंगे और हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से, पोलियो का जो मर्ज है उस पर हम बात करेंगे, पोलियो की वैक्सीन के हवाले से बात करेंगे और हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं, अगर जो वो सेहतयाब हो जाते हैं कोरोना वायरस से और फिर अगर उन्हें दोबारा से सिम्टम्स फील होते हैं, फिर दोबारा से कोरोना की पोजीशन में वो चले जाते हैं, तो कितना कोरोना उन्हें अफेक्ट करता है, वो दोबारा कितने परसेंट जो है वो सेहतयाब हो सकते हैं, चांसेस होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे वो पेशेंट जिनके लंग्स और फेफड़े वगैरह और ये जो स्मोक करते हैं, इस हवाले से गुर्दे वगैरह जो डैमेज हैं, वो उनको अगर कोरोना हो जाता है तो उनके लिए कितना जानलेवा साबित हो सकता है ये कोरोना। और दिल और शुगर के पेशेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इब्राहिम यूसुफ हमारी जानी मानी शख्सियत हैं और इनकी जो नॉलेज है वो हम आप तक पहुंचाएंगे कि इनका क्या कहना है। बीइंग और डॉक्टर ये क्या कहेंगे इन तमाम इश्यूज पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं आजकल उनका वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, कोरोना के जो टेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक गरीब इंसान बेचारा जिसकी तनख्वाह इतनी नहीं है, वो अगर 8,000 का टेस्ट कराता है तो वो पूरा महीना क्या करेगा? क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या सजेशन देंगे और आप लोग इस हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच कोकब, मुझे TNN न्यूज़ पे लाने के लिए और आपकी पूरी टीम की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि ये टॉपिक्स आप उठाते हैं और इस टॉपिक को आप जो है आवाम तक पहुँचाते हैं। बेसिकली आपको बात बताऊँ कि शुरू में जब ये कोरोना का जब पैंडेमिक मर्ज़ आया, तो वी डिडन्ट न्यू इट कि ये क्या करेगा, क्या इससे नुकसानात होने के चांसेस हैं, क्या कितने अरसे रहेगा। लेकिन स्टिल इट्स गोइंग ऑन प्रोसेस कि अभी भी लोग जो हैं इस पे अभी भी साइंस इस पे रिसर्च कर रही है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे कब तक रहेगा। दोबारा सेकंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी। सेकंड वेव बहुत सारे मुल्क में आई है। आगे अभी भी अगर ईद के ज़माने में अगर हमने रिस्ट्रिक्शंस नहीं की तो इसकी सेकंड वेव आने के चांसेस है और बहुत ज़्यादा हो सकता है। अलबत्ता सेकंड वेव आए या फर्स्ट वेव खत्म होने वाली हो या कम हो गई हो, तो टेस्ट के हवाले से जो बात हुई है, इससे ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने ये मुद्दा बहुत अच्छा उठाया कि टेस्ट क्यों इतना एक्सपेंसिव है। देखें, पीसीआर जो है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, वो ऑल टाइम इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज उसका मशीन बहुत एक्सपेंसिव है। फिर साथ में जो किट्स आती हैं वो इम्पोर्टेड होती हैं, हम नहीं जी। बनाते हैं, तो इस वजह से वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और फेडरल गवर्नमेंट ने अब जाके पहले तो ये किट्स बहुत कम मिकदार में आ रही थी और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें बहुत बड़े हॉस्पिटल्स भी थे, फिर लेबोरेटरी भी शामिल हो गई, तो कॉस्ट आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आना शुरू हुई। उसके पहले जो कॉस्ट थी वो 12,000 थी, फिर 10,000 हो गई, फिर 8,000 हो गई, फिर कुछ हॉस्पिटल ने 7,000 कर दी, कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट ने 4,000 रुपए कर दी। लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ सिंध, EPI प्रोग्राम्स और जो WHO की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट को जो डोनेशंस मिली हैं, उस वजह से हमें एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है कि नाउ वी आर डूइंग दिस टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एट आवर हॉस्पिटल भी। ताहिर मेडिकल सेंटर इज वन ऑफ देम कि आप उसमें जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट आज मंडे टिल 3:30 और वेडनेसडे भी हम 3:30 तक, 10:30 टू टिल 3:30 फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक को एकोमोडेट करेंगे पीसीआर के टेस्ट के लिए। और पूरी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते में 2 दफा ये टेस्ट फ्री किए जाएं ताहिर मेडिकल सेंटर में। तो थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड फेडरल गवर्नमेंट के हमारे लिए ये फैसिलिटेशन कर रही है और हमारी आवाम इससे मुस्तना हो जाए। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक काम जो है आप लोग कर रहे हैं ये। बिल्कुल।
तो इसके हवाले से यही है कि आप लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, इस पे थैंक्स टू टीएनएन न्यूज़ और टीएनएन टीम, कि अगर ये आवाम तक ये बात पहुंचे और हम लोग अगर अभी तक जो टेस्ट की हमने तादाद रखी है वो 250 टेस्ट पर डे के हिसाब से रखी है, तो उम्मीद करते हैं कि लोग आएँ और ये टेस्ट करवाएं और अपने आप को तफ्तीश करवाएं कि आया कि उनको कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब और इतने लोगों की दुआएँ जो हैं आप लोगों के साथ हैं। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे अगर कुछ पेशेंट्स जो होते हैं जिनको शुगर का मर्ज़ है, ब्लड प्रेशर है, लंग्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने देखा है और सुना ही है अभी तक कि जो ये लंग्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कोरोना जो है। और फेफड़े और गुर्दे के मरीज़ जो हैं, उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और इस हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए? क्योंकि हमने देखा है मुख्तलिफ़ माहिरीन की राय है कि पाकिस्तान का शुमार जो है, वो जनूबी एशिया के उन ममालिक में होता है, जहाँ दिल के मरीज़ों का इलाज आलमी मयार के मुताबिक है और हमारे इदारों में जो है जदीद सर्जरी का निज़ाम जो है, वो मौजूद तो है, लेकिन उस तरह से ट्रीटमेंट जो है वो नहीं किया जाता। इस पे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा किया जाता है। देखिए ट्रीटमेंट दुनिया में हर जगह अच्छा ही किया जाता है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हर जगह एक ही होते हैं, एक ही जगह की ट्रेनिंग होती है, सिर्फ़ एक सिस्टम का फ़र्क है। यू पे फॉर द सिस्टम। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाते हैं, तो वहाँ पे टैक्सेस इतने हैं कि आप उसकी 55% अगर कोई आपका मुल्क टैक्स ले लेगा, तो ऑफ़ कोर्स वो आपको मेडिकल फैसिलिटी इतनी देने के काबिल है। हमारे मुल्क में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट एक्सेप्ट के हम उसको टेस्ट के लिए हम उस टैक्स के लिए उस पे राज़ी ही नहीं होते। तो आपको गवर्नमेंट वो इतना फैसिलिटेशन कर ही नहीं सकती है। दूसरा हमारे देखिए नो डाउट वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि दे डोंट हैव अ मनी बैकग्राउंड। तो मनी बैकग्राउंड जब तक नहीं हो तो हेल्थ सिस्टम आपका बहुत अच्छा नहीं हो सकता। स्टिल नो डाउट हमारे यहाँ बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं, जैसे लोग बाहर से आके आई की सर्जरीज कराते हैं, टूथ की फिक्सिंग करवाते हैं, कार्डियक के बहुत सारे जो है वो टेस्ट भी हो जाते हैं और कार्डियक सर्जरीज भी लोग आके करवाते हैं, जो वहाँ पे लाखों डॉलर्स और लाखों पाउंड्स की होती हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है। यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट सबसे अच्छा होता है। लोग बाहर से आके नी रिप्लेसमेंट और बहुत कम खर्चे में करवा के चले जाते हैं। वहाँ पे लाखों डॉलर्स का खर्चा होता है। यहाँ पे हेड ट्रांसप्लांट बहुत सस्ते में हो जाता है। वहाँ पे हेड ट्रांसप्लांट के पर बाल जो है दे चार्ज अ लॉट। तो वहाँ पे सिस्टम के आप पैसे देते हैं और यहाँ पे है सर्विसेज के पैसे दे देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अकोमोडेट नो डाउट बहुत अच्छी हो जाती है। नो डाउट अगर हमारा हेल्थ सिस्टम पुअर है, नो डाउट इस पे हमारी जो है वो हमारी बदकिस्मती है कि क्यों है, क्योंकि रॉन्ग पर्सन रॉन्ग सीट पे जब होगा तो हमारा हेल्थ सिस्टम नो डाउट हमारा पुअर ही रहेगा। अगर राइट पर्सन राइट सीट पे आ जाए तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली चीजें आपकी सही होना भी शुरू हो जाएंगी। जैसे आपने बहुत सारे सिस्टम देखे होंगे जहाँ पे सिस्टम सही है, वहां पे वो बहुत सारी चीजें बेहतर होने की कोशिश भी हो रही होती हैं और चीजें ठीक हो जाती हैं। नो डाउट अब आप दूसरे सवाल पर आ जाते हैं कि आपके कोरोना कोरोना देखें एक जो मर्ज है वो एक पैंडेमिक मर्ज है जिसमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, ये किसी को नहीं पता। लंग नो डाउट इट्स ए फ्लू लाइक इलनेस, बट इट्स ये फ्लू इस तरह का है कि ये नमूनिया की शक्ल इख्तियार करता है। होता क्या प्रोसेस कि ये एक साइटोकाइन जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसको खराब करता है, जिसकी वजह से वो सिस्टम जो है इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी कराता है। आया वो पीडियाट्रिक एज हो, अडल्ट ग्रुप एज हो, इसमें किसी में भी एक साइटोकाइन स्ट्रॉम्स को डेवलप कर देता है, जिसमें IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6 को जो है इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन मैकेनिज्म खराब होता है। जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी तो आप सोचिए कि कहाँ कहाँ इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फर्स्ट इज अटैक टू द थ्रोट, फिर ये अटैक करता है लंग्स में। लंग्स से आपका ताल्लुक हार्ट को है, हार्ट का ताल्लुक आपका ब्रेन से भी है और फिर साथ में आपकी किडनीज लिवर सब जगह पे आपका हार्ट का ताल्लुक है। कहाँ पे? क्योंकि वो पंपिंग एरिया है, इसके पीछे आपके लंग्स का ताल्लुक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखें, अगर पैथोफिजियो ऑफ साइंस और ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे ना, तो इसमें यही होता है कि आपका सिस्टम जो है वो खराब कर देता है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन स्ट्रॉम। अब इसकी वजह से एक थ्रोम्बस डेवलप होता है, जो थ्रोम्बस कहीं भी जाके वो फेंकता है। अगर वो लंग में इंफेक्शन हुआ है और लंग को बर्बाद करता है, क्योंकि इसमें लंग नमूनिया नहीं होता, लंग थ्रोम्बोसिस फैक्टर हो जाता है। अब वो क्या होता है, व्हाइट लंग हो जाता है, जिसमें
ज्यादातर हम कहते हैं ग्लास ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, व्हाइट शेडो लंग होता है। अब ये ज्यादातर निमोनियाज में नहीं होता, ये ज्यादातर उसमें होता है जिसमें अगर कोई थ्रोम्बस फेंक दिया गया हो, वही थ्रोम्बस अगर हार्ट में हो, अगर किसी का हार्ट वीक है या किसी का 30-40 ईयर्स की एज में हार्ट के प्रॉब्लम्स आए हैं, या वो डायबिटिक हो गया है, या बचपन से डायबिटीज है, या किडनी के प्रॉब्लम्स है, या मामूली सा ब्रेन में इसको ब्लड प्रेशर हाई है या कुछ भी है, तो उसको स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस है, किडनी फेलियर होने के चांसेस है। अगर कहीं ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। स्किन के अमराज में वो ज्यादा अटैक हो सकता है। तो ये एक सिस्टम है जिसपे आपको कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म करना है। देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि कई दफा लोग कहते हैं कि कार्डियक के इश्यू के साथ गए थे और कोरोना में डाल दिया, या किडनी के इश्यूज के साथ गए थे तो कोरोना में डाल दिया। ये एक माइथ है और ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो लोगों ने एक दूसरे से बात करते हुए कर दी है। इसमें मेडिकल साइंस ये नहीं कहती। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आया अगर आपको कोई भी मर्ज है या कोई भी ऑर्गन आपका वीक है, वो उस पर अटैक सबसे ज्यादा करेगा आफ्टर अफेक्टिंग लंग्स और आपके हार्ट। बहुत ही ब्रीफली आपने बताया कि जिसको नहीं भी समझ आना होगा उसको भी आ गया। बहुत ही अच्छी तरह आपने बात बताई, क्योंकि अमूमन जो कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो इतना क्लियरली नहीं बताते जितना आपने बताया है। अच्छा डॉक्टर इब्राहिम, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, आपने जैसे कि बताया, खैर इन पेशेंट्स का तो बताया, और वो पेशेंट्स जो कि कोरोना वायरस से सेहतयाब हो जाते हैं, उनको अगर दोबारा कोरोना वायरस होता है तो फिर उनके लिए कितना जानलेवा साबित हो सकता है, या उनको इस तरह से क्या वैसे पॉसिबल है कि दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता? ये भी बताइएगा हमारे नाजरीन को, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन हैं जो कि आप ही दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही आजकल का कोरोना की स्लो डाउन होने के बाद सबसे ज्यादा सवालात हमारे पास यही आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कोकप इस सवाल को उठाने पे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखें, कोरोना अभी बिल्कुल एक दुनिया का सबसे अनोखा और सबसे नया वायरस है। वी डोंट नो कि दोबारा इसको अटैक करेगा या नहीं करेगा। अगर ये दोबारा अटैक करेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों कर रहा है। देखिए, वही चीज है कि अगर वो कहीं सिस्टम ऑर्गेनिक फेलियर में कोई पेशेंट गया है, तो उसकी सिस्टम फेलियर में ये प्रॉब्लम आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। क्योंकि अगर सिस्टम में कोई इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, अगर इम्यूनिटी लो हो गई है, तो आपका सबसे ज्यादा अटैक दोबारा अगर कोरोना नहीं करेगा तो इन्फ्लुएंजा करेगा। अब देखें, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो साल में 3 दफा इन्फ्लुएंजा फीवर, आपके इन्फ्लुएंजा फ्लू फीवर जो है ये अटैक करता है, जिसको हम कहते हैं S1N1 भी कहते हैं, बर्ड फ्लू भी कहते हैं, स्वाइन वन फ्लू भी कहते हैं। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो वो आपके उस कहीं भी जाके वहां पे अटैक कर सकता है आफ्टर अफेक्टिंग योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। उसके बाद वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकता है और दोबारा रिपीटेडली वो कहीं भी जाके वो अटैक कर सकता है एज अ फॉर्म ऑफ दैट फ्लू। जरूरी नहीं है कि कोरोना ने एंटीबॉडीज बना ली है तो कोरोना ने इम्यूनिटी आपकी गिरा दी है। अब आपको इम्यूनिटी को बहुत फोकस रख के इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और हर इन्फ्लुएंजा में हम ये भी कहते हैं कि इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और फॉलिक एसिड और हेमोग्लोबिन लेवल, आपके 5 चीजें बहुत परफेक्ट होनी चाहिए आपकी बॉडी में। और स्पेशली फिर आपके साथ इसकी एक्सरसाइजेज है, धूप लेना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रेस फ्री रखना है, स्टे होम, स्टे हैप्पी। और हैप्पी रहने से भी क्या होता है, आपके अच्छे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस रहने से आपके स्ट्रेस एंजाइम रिलीज होते हैं, जिससे आप बार बार बीमार होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अगर अपने थोड़ा सा भी ख्याल रखेंगे तो दोबारा ये जो छोटे मोटे जो इन्फेक्शंस हैं वो अटैक अगर नहीं करेंगे तो आपके बड़े चीजों से डैमेज होने से आप बच सकते हैं। सही, सही। अच्छा, लेकिन हमारे ये लोग जो है ना, कुछ मतलब एसओपीज़ को जैसे कि फ़ॉलो करते भी हैं, एसओपीज़ को फ़ॉलो नहीं भी करे, और वो जो घरेलू टोटके होते हैं, आपको क्या लगता है जो ये घरेलू टोटके करते हैं लोग इस बीमारी में, तो वो कितने कारआमद साबित होते हैं आपके ख्याल में, बीइंग अ डॉक्टर, कि घरेलू टोटके करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? क्या कहेंगे आप? क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो डॉक्टर्स के पास जाने से गुरेज करते हैं कि नहीं यार, डॉक्टर्स इतनी दवाएं लिख देगा, ये टेस्ट लिख देगा, फजूल में हम इससे ये बीमारी को जो है इसका इलाज कर सकते हैं घरेलू टोटके से। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, दो तरफा ये ट्रीटमेंट भी हैं और दो तरफा बातें हैं।
ठीक है। एक तो हमारी है जो मिथ कह लें इसको, जो घर के टोटके होते हैं, जो कभी-कभी काम आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता कि काम नहीं आते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्फ्लुएंजा में या कोरोना में भी बहुत सारी चीज़ों ने बड़ा अच्छा काम किया, जिसमें कावा इज़ अ वेरी बेस्ट। अब कई दफ़ा लोगों ने कहा कि सना मक्खी खा लो या दूसरी चीज़ें पी लो, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने कहा कि जड़ी-बूटियाँ खा लो। दैट कई दफ़ा वो प्रूवन नहीं है और उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। जैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा मार्केट कर दी कि सना मक्खी खा लें। अब सना मक्खी का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ये हुआ, एक तो आप बीमार हैं, दूसरे साथ आपकी वैसे ही कैलोरीज़ वीक हो रही हैं, आपके हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, उसमें वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गई है, और सना मक्खी ने एक बहुत बड़ा एक काम किया कि उसको डायरिया कराना शुरू कर दिया। जैसे वो डायरिया शुरू हो गया, उसपे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए और बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज़ हो गए, जो घर पे थे वो हॉस्पिटलाइज़ हो गए। तो कुछ सही। चीज़ें काम कर रही होती, कुछ चीज़ें काम नहीं करती। वैसे नो डाउट एक कहवा जो हमेशा मैं अपने लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, कई दफ़ा मुझे इन्फ्लुएंजा होता है, तो आई अवॉइड मेनी मेडिसिन्स, क्योंकि मेडिसिन्स डू नॉट वर्क इन वायरस इन्फेक्शंस, सो ओनली यू कैन इंक्रीज़ योर इम्यूनिटी, जो मैंने आपको बताया। दूसरा जी। एक कहवा जो मैंने हमेशा जो करामत देखा है अपनी बॉडी में, मैं हर एक के लिए नहीं कहता, लेकिन अपनी बॉडी में ये है कि आई यूज़ अदरक का पानी अगर बॉयल करके वो आप इसमें थोड़ी-सी अजवाइन, ट्यूमेरिक और शहद में स्टायर कर लें या कलौंजी साथ में ले लें, इट्स अ वेरी गुड थिंग। देखिए, ये सुन्नत भी है कि आप खजूर खा रहे हैं, और जो सुन्नत के हिसाब से चीज़ें हैं, उसको तो आप रिफ्यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। और जो एग्जैक्टली। चीज़ें ऐसी हैं, जो अनप्रूवन है और लोगों ने आपके उसकी मार्केटिंग कर दी है, जिसकी वजह से उसके रेट्स भी बढ़ गए हैं, हम्म। तो वो चीज़ें जो है, जो नुकसान दे रही हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। अब आ जाएँ डॉक्टर्स पे। डॉक्टर्स देखें, आपको बात बताऊं, डॉक्टर्स आर ऑलवेज यूजफुल फॉर टू यू। देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अब वीडियो कंसल्टेशन पे भी आ गए हैं, और लोगों को हम वीडियो पे सारी बातें बता रहे होते हैं, और थैंक्स टू योर टीम एंड योर कंपनी का और योर चैनल के आप लोग हमारी सारी बातें जो हैं वो अवाम एक एक अवाम तक पहुंचा देते हैं। इट्स योर ग्रेट एफर्ट। तो जी। लोगों को और कंफ्यूजन होने के चांसेस होते नहीं है कि डॉक्टर्स की कितनी वैल्यू है और अताई डॉक्टर्स की क्या वैल्यू है या हकीम की क्या वैल्यू है। तो डॉक्टर्स एग्जैक्टली। आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी आप देखें तो कोरोना में अगर होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, हकीम भी है, या मौलवी भी हैं, मुफ्ती भी हैं, आलम भी हैं, जितने भी है जो लोग दूसरे तरीके से इलाज भी करते हैं, तो सलूट टू डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ। वही लोग जो बीमार हुए थे, वो इंटेंसिव केयर में इन्हीं के आगे इनके आगे ही इनका डॉक्टर्स ने ही आगे बढ़कर इनका इलाज किया है, नो डाउट। तो डॉक्टर्स की ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। अगर आप राइट पर्सन राइट टाइम पे अगर वो डॉक्टर मिल जाता है, तो आपका राइट टाइम पे इलाज भी हो जाता है, आप चीजें जो है मैनेज भी हो जाती हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम सबको एक ही बात कहते हैं, गो फाइंड अ डॉक्टर। आजकल गूगल पे फाइंड अ डॉक्टर की एप्स हैं। यू कैन फाइंड अ ग्रेड ऑफ द डॉक्टर्स के डॉक्टर का ग्रेडिंग क्या है, उसकी परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स क्या है, उसकी रिकमेंडेशंस कैसी हैं। यू कैन फाइंड अ गुड डॉक्टर ऑन द गूगल साइट। आप वहां पे जाएं, ही कैन गाइड यू एनीथिंग, एनी गुड थिंग्स टू यू। और जिसकी रेपुटेशन अच्छी होती है उसी के पास जाना चाहिए, जिनकी डिग्रीज हैं और जिनको नॉलेज है। सही। लेकिन जब तक डॉक्टर एग्जामिन नहीं करता पेशेंट को, तो आपको क्या लगता है कि वो गैस कर सकता है कि हाँ इसका बीपी नॉर्मल है या नहीं? क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं सबसे पहले आपकी नस देखकर बताते हैं या ब्लड प्रेशर चेक करते हैं या इस तरह आपको एग्जामिन करते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, जो मैं मुत्तफ़िक नहीं था कुछ अरसे पहले, और अभी भी मुत्तफ़िक नहीं हूँ वीडियो कॉल्स पे। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, वीडियो कंसल्टेशन आर ऑलवेज़, मैं कहता हूँ कि मोस्टली वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट दे नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप देखें, डॉक्टर का काम आँख, कान, हाथ और स्टेथोस्कोप, इससे ही हो हम्म। सकता है, और प्लस साथ में मेडिकल टेस्ट जो होते हैं। हम्म। डॉक्टर्स जादुई इलाज नहीं कर सकते हैं। कोई हकीम कहता है कि मैं नब्ज पकड़ के उसकी मैं ट्रीटमेंट बता सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक मिथ है, और एक रॉन्ग समझ लें कि एक रॉन्ग यानी प्रोड्यूस की हुई बातें हैं। आई गेस डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर से सजेशन या मशवरा तो ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, ये कहना नहीं, चाह रहे हैं प्रॉपर आप? प्रॉपर ट्रीटमेंट आप नहीं ले सकता। जैसे कि अगर फर्ज करें एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है, तो ब्लड प्रेशर हाई जब तक आप पेशेंट को प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे नहीं, इसको विजुलाइज नहीं करेंगे, इसको फ्रंट टू फ्रंट देखेंगे नहीं। और कई दफा देखें, आपको बात बताऊं, अब जैसे मेरी अगर पीडियाट्रिक फील्ड है, अब उसकी रेस्पिरेशन ही देखनी है, तो मुझे उसके लिए पेशेंट का होना बहुत जरूरी है।
लेकिन नो डाउट कोरोना की वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज दरबरार हो गए हैं और इससे हमें नुकसानात भी बहुत सारे हैं कि हम विदाउट देखे कई दफ़ा ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, फ़ोन पे भी बताना पड़ता है, वीडियो कॉलिंग भी करनी पड़ती है, कई दफ़ा मिसडायग्नोस भी हो जाते हैं। तो जहाँ पे हम ये एडवाइस ज़रूर करते हैं कि जहाँ पे अगर प्रॉपर एसओपीज़ मेंटेन हो रही हैं, वहाँ पे आप जो है वो उस हॉस्पिटल्स में ज़रूर जाएँ और वहाँ पे मास्क के बगैर ना जाएँ, वहाँ पे फासला रखें एक-दूसरे से, तो आपके कोरोना लगने की भी चांसेस कम है और नो डाउट जब जिस हॉस्पिटल में एसओपीज़ मेंटेन हो रही होती हैं, वो नो डाउट अपने वहाँ पे वो डिसइंफेक्शन भी कर रहे होते हैं रोज़ के रोज़ और वो पेशेंट्स के साथ काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं, वो मास्क के बगैर किसी को इन भी नहीं होने देते और कई दफ़ा तो हर जगह ये लिखा हुआ है नो मास्क नो सर्विस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एसओपीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे कंसल्टेशन कराएँ और आप प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से विज़िट करें। ठीक है। कोरोना तो हमने कोरोना को तो बहुत डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम पोलियो पे। पोलियो वायरस जो है, क्या कहेंगे? इसकी वैक्सीनेशन जो है लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं लगवाते हुए। क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे पोलियो के ऊपर आप हमारे नाज़रीन को? पोलियो देखें, एक तो आपको बात बताऊँ जैसे कोरोना ने इतने सारे महीनों में जिस तरह बेदर्दी से हमें उजाड़ा है और जिस तरह कोरोना ने हमें हमें बिखेरा है और कितना नुकसान किया है। इस तरह देखिए आपको बात बताऊँ हिफ़ाज़ती टीके भी अगर हम अपने बच्चों को नहीं लगवाएँगे, तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसानात हमें जो फ़ेस करने पड़ते हैं वो पोलियो का और खसरे के टीके हैं। खसरे का मतलब है मीज़ल्स। आपको पता है कि ये 2 मर्ज़ जानलेवा मर्ज़ हैं। नो डाउट पोलियो जानलेवा नहीं है, लेकिन पोलियो जिस तरह आता है बॉडी में, वो एक अनहाइजीनिक कंडीशन में आता है। सेकेंडली जब वो आता है तो बहुत सारे नुकसानात बच्चों को फ़ीवर के साथ पैरालाइटिक अफ़ेक्ट कराता है, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस एक हाथ और एक पाँव का मफ़लूज होना है। जब आप देखें कि एक बच्चा एक पोलियो ना पिलाने की वजह से मफ़लूज हो जाएगा, तो आपके कितना बड़ा नुकसान है। कोरोना का नुकसान से बड़ा नुकसान पोलियो वैक्सीन ना पिलाना। और पोलियो वैक्सीन पिलाने से जो फ़ायदा है, वो ये है कि आपका बच्चा इस मफ़लूज बीमारी से बच सकता है। इसी तरह खसरे के टीके भी हम सबको बोलते हैं कि सबको इल्तिजा करते हैं कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को मिस ना करें। गरीब अवाम है, मीडियम क्लास अवाम है, ईपीआई वैक्सीन सैल्यूट टू ईपीआई सैल्यूट टू गवर्नमेंट के आपको ईपीआई सेंटर्स दिए हैं, वहाँ पे फ्री में जो है वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, फ्री में आप वैक्सीन्स करवाएँ। प्लस साथ में जितने भी पोलियो आज से मुहिम शुरू हो रही है और तकरीबन 5 दिन के लिए मुहिम जारी रहेगी। तो इस मुहिम में सबसे ज़्यादा जो एसओपीज़ मेंटेन करवा रहे हैं गवर्नमेंट, वो ये है कि वो आपके जितने भी वर्कर्स काम करने वाले हैं, पोलियो वर्कर्स, उनको उन्होंने सबके टेस्ट करवाए हैं, पीसीआर के सबके टेस्ट हुए हैं। हुँ। जिनका नेगेटिव आया है, उन्हीं को इन्होंने परमिशन दी है कि वो पोलियो की कैंपेन में जा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने मास्क के इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग्स दी हुई हैं और पोलियो को प्रॉपर तरीके से कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए घर-घर जाने की जो है फैसिलिटेशन की है कि हमारे बच्चे पोलियो फ्री हो जाएँ क्योंकि पोलियो हमारे मुल्क में जो है अभी भी मौजूद है और इससे बचना हमें बहुत ज़रूरी है। इससे डरना नहीं है, पोलियो से लोग जो डर जाते हैं, इससे डरना नहीं है। प्लीज़ इसको पोलियो का वैक्सीन 5 साल से छोटे बच्चों को ज़रूर लगवाएँ। सही। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तमाम तर सिनेरियो पे आप? तना देखें मेन अभी टॉपिक तो आजकल यही है कि कोरोना और कोरोना के साथ जो वैक्सीन की मुहिम चली है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ जो है वो वैक्सीन्स को अवेल ज़रूर करें और अगर हम वैक्सीन्स को अवेल नहीं करेंगे और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वैक्सीन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। जो लोगों का माइथ है और कॉन्सेप्ट है कि पोलियो की वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर डैमेज करती है हम लोगों को या एक्स वाई जी जो भी मिथ हमारे लोगों के दिमाग में है, उसको निकालें और प्लीज़ पोलियो वैक्सीन फ्री कंट्री हमारे मुल्क पाकिस्तान को बनाएँ।
सही, बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही प्यारा मैसेज और लोगों को बहुत ही खुल के आपने बिल्कुल क्लियर हर बात बताई है। बआसानी उनकी समझ में भी आ गई होगी और खुश रहिए, अपना ख़्याल रखिए और आपके वक़्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और हम अपनी देखने वाली आवाम से भी यही करेंगे कि अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और एसओपीज़ को जो है वो फ़ॉलो करते रहें, क्योंकि इस बीमारी के साथ तो अभी हमें बहुत लंबा चलना होगा। पता नहीं अब ये ख़त्म होगी भी कि नहीं, लेकिन ये है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, हमारे नाज़रीन को इतनी अवेयरनेस की बातें बताई और आपने इतना इम्पोर्टेंट वक़्त जो है वो हमें दिया। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा है। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।